अटेंशन। टेंथ क्लास की आज की कक्षा में व्याकरण का एक चैप्टर है कारक। कौन सा चैप्टर है? कारक। कारक चैप्टर की प्रैक्टिस हमने पिछले वीडियो में भी की है और आज जो है उसके ही अगले स्टेप पे अगर हम बात करें तो ये जो कारक है कर्म कारक के बारे में हम बात करेंगे। तो कर्म कारक कल जब हमने पढ़ा था, आपको समझाया था, तो वहाँ को यानी को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है कर्म कारक में, ये हमने सीखा था ना। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि जहाँ कर्म कारक होता है वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। कन्फर्म हो गया? चलिए, वैसे अगर हम आपसे पूछें कि कारक होता क्या है तो सीधा से इसका आंसर यही होता है कि क्रिया के साथ जिसका संबंध हो। किसके साथ है? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ जिसका संबंध होगा, क्रिया के साथ जिसका संबंध होगा वही अपना क्या माना जाता है? कारक। क्या माना जाता है? कारक। बस ये बात याद रखनी है। अब कारकों की अगर संख्या पूछे कितनी है, तो कारकों की संख्या अगर पूछे तो कितनी है? 6। कारक कितने होंगे? 6। कारक कितने होंगे? 6। 6 कारक होते हैं। फिर वैसे अगर हम गिनते हैं तो जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और लास्ट का आता है संबोधन। तो इस क्रम में अगर हम करते हैं तो कितने आते हैं? 8 आते हैं। लेकिन हम बोल कितने रहे हैं? 6। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर एक कारक आता है जिसको हम बोलते हैं संबंध। कौन सा बोलते हैं? संबंध कारक। दूसरा है आपका संबोधन। इन दो ऐसे ये जो कारक हैं इनको हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि जब भी इनका प्रयोग होता है तो ये किसी न किसी संज्ञा के संबंध में ही रहते हैं। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो राजा का पुत्र विद्यालय गया। एक मिनट के लिए हम इस बात को समझें कि राजा का पुत्र गुरुकुल गया, तब मुझे बताइए जाने वाला कौन था? ठीक है, राजा तो नहीं था ना। लेकिन राजा और पुत्र के बीच में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ? का। और का, के, की और रा, रे, री, ये कारक चिन्ह किसके लिए आते हैं? संबंध को बताने के आते हैं। क्रिया के लिए तो नहीं आया ना। समझ में आया? उसी तरीके से यहां संबोधन में भी होता है। हे राम तुम कहां हो, तो यहां संबोधन जो है हे राम, उसके लिए कहां नहीं आया है? हो ये नहीं आया है, वहां तुम लगा हुआ है। तुम के आधार पर क्रिया आई हुई है। राम का कोई लेना देना नहीं है उसमें। हमने तो राम को केवल क्या किया है? संबोधित किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस शब्द का, या हम कहें कि क्रिया के साथ जिसका संबंध नहीं हो वह कारक नहीं होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा कर्म कारक। बिल्कुल शानदार टॉपिक है ये। और कारक की जब भी हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम आएंगे उसमें है ना यही क्वेश्चन बने हुए होते हैं। रिक्त स्थान जब हमें भरना होता है तो हमें ये रूल फॉलो करना है कि भाई ये शब्द है कि कैसे है क्या नहीं है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो हो जाएगा। और यदि आपने इन सूत्रों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए आपको ये याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो याद है, ये तो याद होंगे। 3 या अगर याद हो गए, ये याद हो गए तो सारा याद हो जाएगा। अब समझो, यहां लिखा है कर्म कारक। कर्म कारक होता क्या है?
वो तो हमने पहचान सीखी थी कल, ये तो हमने पहचान सीखी थी कि को जब लगता है या कर्ता जिस कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा चाहता है वह हमारा क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। वो बात तो ठीक थी, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने हिंदी बोली है, वहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कर्तरी इप्सितम कर्म। ये ऐसे कैसे याद करना है, लिखा है कर्तरी, कर्तरी यानी कर्ता, इप्सितम सबसे ज्यादा चाहता है, उसे ही क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। यानी कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसे ही क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, जो कर्म शब्द हो गया, जो हमारा ये कर्म हो गया, ये जो कर्म हो गया, इस कर्म में ही कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। तो दो बातें साथ साथ हैं कि कर्म है क्या और आगे क्या लिखा हुआ है, द्वितीय। कह रहा है कि कर्ता जब भी क्रिया करेगा, उस क्रिया को करने के लिए जो सबसे ज्यादा वो चाहता है, जिसको चाहता है, तो वह जो शब्द है उसको हम किसकी संज्ञा देंगे, किसकी संज्ञा देंगे, किसकी संज्ञा देंगे, कर्म की। और जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। बिल्कुल आसान सा तरीका है। बात समझ में आ गई? जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें, मोहन पत्र लिखता है। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? देखो, लिखने वाला कौन है, तो कौन तो कर्ता हो गया, और कर्ता में विभक्ति कौन सी, प्रथमा। तो ये तो हो गया मोहन है। किसको चाह रहा है, यानी जो लिख रहा है, मोहन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, पत्र को। तो पत्र कितने यहाँ पे, एक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पत्रम। क्या लिखेंगे, पत्रम। अब मोहन कौन है, कर्ता है। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो यहां भी क्या आएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो लिख धातु में क्या बन जाएगा, लिखती। क्या बन जाएगा, लिखती। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये बातें हमने कल लगातार 2-3 दिन क्लासों में हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया था, कि ये स्टेप हमने पढ़ लिया था। बात समझ में आ गई? तो जो पहला जो रूल था वो हमारा था, कर्तरीर इप्सितम कर्म, जो कर्म है उसी में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। कौन सी होती है, द्वितीय। ठीक है, नोट करेंगे थोड़ी देर बाद में, है ना। अब दूसरा लिखा है इसमें, एक वाक्य को हम देखते हैं, जैसे ये वाक्य ले लेते हैं। लिखा है हरी समुद्र में सोते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाक्य लिखा है छात्र छात्रावास में ठहरता है, और तीसरा है शिव कैलाश पर बैठते हैं। तो अब इनको अगर हम ध्यान से देखें, आसान की भाषा में ये क्या है आपका, पर। अब दूसरे में इसमें देखेंगे तो क्या आ रहा है अपना, में। क्या आ रहा है, में। अब मुझे ये बताइए कि में और पर जो ये शब्द हैं, ये कौन से कारक में आते हैं, अधिकरण में। कौन से कारक में आते हैं, अधिकरण में। तो अधिकरण में विभक्ति कौन सी आनी चाहिए, सप्तमी। तो हम सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जो अधिकरण होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी। और जो अधिकरण होता है उसके लिए एक बात याद रखेंगे जिसका नाम है आधार। क्या रखेंगे, आधार। आधारो अधिकरण है, जो आधार होता है वही अधिकरण होता है, और अधिकरण जहां होगा उस शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। बात समझ में आ गई होगी। जैसे बैठना को अब यहां हम देखें, स्था का मतलब होता है ठहरना,
स्था का मतलब क्या होता है? ठहरना। जैसे हम लिखें हाथी गजः सरोवरे तिष्ठति। तिष्ठति, एक वाक्य तो ये है, क्या लिखा है? गजः सरोवरे तिष्ठति। अब दूसरा एक वाक्य इसी को अगर हम बनाना चाहें तो हमने लिखा है यहां पे गजः सरोवरम, बात नहीं, सरोवरम अधि तिष्ठति। अब इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखें और समझिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। अगर अनुवाद करेंगे तो सीधा सीधा सा है, इसका भी वही अनुवाद है जो जैसे इसमें लिखा है हाथी सरोवर तालाब में रुकता है या तालाब पर रुकता है, ठीक है। यहां भी लिखा हुआ है कि हाथी तालाब पर रुकता है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां कौन सी विभक्ति चल रही है? सप्तमी। जबकि यहां कौन सी लगी हुई है? द्वितीय। और दोनों ही स्थिति में क्या है? रुकना और ठहरना। यानी कि यहां हमने स्था धातु जो होती है उसकी शब्द रूप धातु रूप जो बनता है तो बनता है तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति, राइट। तो अब यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जबकि यहां किसका विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सप्तमी का। यही बात आपको सीखनी है अभी कि जब कभी भी अधि उपसर्ग हो, कौन हो? अधि उपसर्ग हो, और उसके तुरंत बाद में यदि सी धातु, सी का मतलब होता है सोना, सी का मतलब क्या होता है? सोना। यदि अधि उपसर्ग के साथ में सी धातु हो ऐसी स्थिति में, या फिर अधि उपसर्ग के साथ में स्था धातु हो, या फिर अधि उपसर्ग के साथ में आस धातु हो, तो इन तीनों धातुओं के अधि होने के कारण सप्तमी विभक्ति होते हुए भी, क्या बोला है मैंने? सप्तमी विभक्ति होते हुए भी, आधार में सप्तमी होती है तो सप्तमी विभक्ति होते हुए भी वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय। क्योंकि सप्तमी में अगर जैसे आएंगे तो आपको अधि नहीं लगाएंगे, बाकी सीधा सीधा लगाओगे तो हो जाएगा। अब जैसे यहां लिखा है हरि समुद्र में सोते हैं, तो सोने वाला कौन है? तो प्रथमा विभक्ति हो गई। अच्छा, कहां सोते हैं? किस में सोते हैं? समुद्र में। तो में कारक चिन्ह किस में आता है? अधिकरण में पर में, यानी सप्तमी विभक्ति। उस आधार पे तो यहां क्या होना चाहिए था? सप्तमी। और यहां आस, आस्ते आएगा, मैंने लट लकार का एक वचन आएगा तो क्या जाएगा? आस्ते। तो अब यहां पर ये बात समझने की हुई कि यदि मान लीजिए अगर सी आया तो सेते, सी का क्या हो जाएगा? सेते। अधि सेते, तब तो आएगा हरि, समुद्र का प्रायवाचिक शब्द ले लीजिए या फिर समुद्र खुद रख लीजिए। तो जैसे हमने लिखा यहां पे हरि ही समुद्रम अधिशेते, क्या बोला है मैंने? समझो। देखिए यहां जो लिखा है इसको ध्यान से देखो, यहां आया है केवल सोना। अगर हम केवल केवल सी धातु लेते, कौन सी धातु लेते? सी, तो इसके आधार में कौन सी विभक्ति चलती? सप्तमी। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? अधि। सी धातु से पहले जैसे ही अधि आ गया तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि इसके आधार में, यानी यहां में चिन्ह जो लगा हुआ है इसमें कौन सी विभक्ति जाएगी? द्वितीय। कौन सी विभक्ति चली जाएगी? द्वितीय। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा हरिहि समुद्रम शेते। समझ में आया? अच्छा, उसी तरीके से छात्र छात्रावास में ठहरते हैं।
अब ठहरने का अर्थ क्या होता है? स्था। क्या होता है? स्था। अगर हम केवल स्था शब्द रूप लेंगे, मतलब कि हम तिष्ठति रख देंगे, क्या लिख देंगे? तिष्ठति, तब तो यहां कौन सी विभक्ति आ जाएगी? सप्तमी। तो आंसर बनेगा छात्राः छात्रावासे तिष्ठति, अगर एक वचन में है तो, और बहुवचन में करोगे तो तिष्ठन्ति। लेकिन अगर आप ठहरने के साथ में यानी स्था धातु के साथ में क्या लगा देंगे? अधि। क्या लगा देंगे? अधि। तो ऐसी स्थिति में आप यहां सप्तमी विभक्ति न करके कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय। बात समझ में आ गई? अब यहां आपने क्या समझा? अधि सी स्थासाम कर्म, क्या है ये? दोबारा बोलिएगा। अधि सी स्थासाम कर्म, इसका मतलब ये हुआ अधि उपसर्ग के साथ में सी धातु आ जाए, स्था धातु आ जाए, या फिर आस धातु आ जाए, तो उसके आधार में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म। संज्ञा का मतलब आप ऐसे समझ लेंगे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। यदि आप अधि उपसर्ग नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे? अधि उपसर्ग नहीं लगाएंगे, तो अधि उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो याद रखना है कि आप इन धातुओं के सीधा जो कारक बना हुआ है, चाहे वो सप्तमी का हो, चाहे पंचमी का हो, चाहे किसी भी कारक चिन्ह का हो, उसमें आप वैसे वैसे उसमें लगाएंगे। लेकिन यहां जो क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, यदि उपसर्ग कौन सा हो? अधि। कौन सा हो बच्चों? अधि। और उसके बाद में कौन सी धातु आ जाए? सी, स्था, आस। अगर ये तीन धातुएं अगर अधि के उपसर्ग आके आ जाएं, तो आपको क्या करना है? उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करना है? कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। बच्चों याद रखो, विभक्ति आती है द्वितीय और कारक कौन सा आता है? कर्म। तो परीक्षा में याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से गलत होता है। ऑब्जेक्ट में वो पूछ रहा है आपसे कारक, और आप आंसर किसका दे रहे हो? विभक्ति का, तो वो गलत है। बात समझ में आ गई? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई होगी? वेरी गुड, शाबाश। नोट करो इसको फटाफट। अधि, सी, स्था, और यहां आ की मात्रा से लेके आस। फटाफट लिखो। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। कर्तुः इप्सितमं कर्म। फिर भी यदि किसी को पढ़ने में दिक्कत है तो वो आप इस तरीके से पढ़ लेंगे, कर्तुः इप्सित तमम कर्म। अगर जिनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ जाए तो आप इनको नोट करेंगे। अब ये जो चार जो एग्जाम्पल है, मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं आते होंगे। आपको ये जो वाक्य हैं, हरी समुद्र में सोते हैं, दूसरा है छात्र छात्रावास में ठहरते हैं या ठहरता है, तीसरा है शिव कैलाश पर बैठते हैं। इनको दोनों अर्थों में आपको करना है, सप्तमी के अर्थ में करना है,
किसके अर्थ में करना है? सप्तमी के अर्थ में भी करना है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके भी करना है। बिल्कुल आसान सा है, अब बिल्कुल आसान सा है। हो गया? तो मुझे उम्मीद है कि आपने कर्म कारक पढ़ लिया।